सर्वोदय नमस्कार बच्चों, मैं उमेश चंद्र शुक्ल आज नवंबर के छात्रों को स्पर्श भाग 1 पाठ 2 दुख के अधिकार का प्रश्नोत्तर अभ्यास कराने जा रहा हूं। बच्चों, आप ध्यान से सुने किस तरह से आपके परीक्षा में प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। ध्यान से सुने। सबसे पहला प्रश्न है कि पोशाकें क्या करती हैं। तो पोशाकें क्या करती हैं? पोशाकें मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में, विभिन्न वर्गों में बांट देती हैं। इसका आंसर है पोशाकें क्या करती हैं। तो पोशाकें मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में, अलग अलग भागों में बांट देती है। दूसरा क्वेश्चन है पोशाकों से क्या निश्चित होता है। तो इसका आंसर है, उत्तर है पोशाकों से ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित होता है। वे हमारे लिए अनेक प्रकार के बंद दरवाजे खोल देती हैं। पोशाक से ही मनुष्यों के सभ्य, असभ्य, धनी और निर्धन का पता चलता है। इसलिए अच्छे पोशाक पहनने वाले को लोग आदर और सम्मान के दृष्टि से आज के समाज में लोग देखते हैं। इसलिए पोशाकें हमारे लिए बंद दरवाजे को खोल देती हैं, अर्थात संपर्क स्थापित कराती हैं बड़े लोगों से। तीसरा क्वेश्चन है पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन कब बन जाती है। कब हमारे लिए बंधन है और हमारे कार्य में बाधक बन जाती हैं पोशाकें। तो ध्यान से सुनिए। जब थोड़ा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति का, उनका अनुभव को उनके भाव को हम जब समझना चाहते हैं, तो उस समय पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। हमारा जो पोशाक है साधारण व्यक्तियों से मिलने जुलने, उससे बातें करने से रोकती है। इसलिए उस समय पोशाक बंधन बन जाती है। आगे क्वेश्चन है लेखक ने पोशाक की तुलना किससे की है, इनमें क्या समानता है। इसका उत्तर है लेखक ने पोशाक की तुलना वायु की लहरों से की है। कटी हुई पतंग और वायु की लहरों से अचानक नीचे, जैसे वायु की लहरें जैसे कटी हुई पतंग को अचानक नीचे नहीं गिरने देती है, उसी प्रकार पोशाक भी मनुष्य को खास परिस्थितियों में झुकने से रोक देती है। इस गद्यांश से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखें। पोशाक सामान्य तौर पर हमारी आर्थिक स्थिति को बता देती है। गरीब आदमी अच्छे किस्म के वस्त्र नहीं पहनता हो सकता है कि उसके वस्त्र कई दिन से धुले न हो। इसी प्रकार समाज में जैसे जैसे ऊंचे वर्ग की बढ़त है, वैसे वैसे पोशाकों का अंतर नजर आने लगता है। साफ सुथरा और अच्छी पोशाक पहनकर व्यक्ति अपने से नीचे वालों के साथ मेल जोल से परहेज करता है। कभी कभी वह उनसे मिलना जुलना भी चाहता है, तो उनके बीच का अंतर दूरी बना देता है। अब देखिए, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी क्यारी नुमा बना करके खेती करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता
और कभी माँ को बैठ जाती। लड़का को परसों सुबह अंधेरे बेले में से पके हुए खरबूजे चुन रहा था। गीले मेड़ के तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। पास पड़ोस की दुकानें से पूछने पर क्या पता चला? तो पास पड़ोस की दुकानें से पूछने पर पता चला कि बुढ़िया के युवा बेटे की मृत्यु हो गई है। मृत्यु सांप काटने से हुई है, यह पता चला। बुढ़िया का बेटा क्या करता था? तो बुढ़िया के बेटा शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में साग सब्जियों के खेती करता था और उसी को बेचकर अपना परिवार का भरण पोषण करता था, पेट पालता था। लड़के को क्या हुआ था? अंधेरे बेला में पके खरबूजों को चुनते समय लड़के के पैर सांप के ऊपर पड़ गया था, जिसे सांप ने काट लिया था। अगला क्वेश्चन है कि बुढ़िया के हाथों का छन्नी कंगना क्यों बिक गया? बुढ़िया के बेटे की मृत्यु हो गई थी। उसके अंतिम संस्कार के लिए नया कपड़ा खरीदना आवश्यक था। नया कपड़ा खरीदने में बुढ़िया के हाथों का छन्नी कंगना भी बिक गया था। घर की चुन्नी भूसी भी कैसे खत्म हो गई? बेटे के अंतिम संस्कार में घर की चुन्नी भूसी भी खत्म हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, बेटे की मृत्यु के बाद बहू की हालत क्या थी? बेटे की मृत्यु के बाद बहू बुरी तरह से दुखी थी। उसका बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। फिर प्रश्न है कि बुढ़िया को लोग उधार क्यों नहीं देते थे? बुढ़िया को कमाने वाले बेटे की मृत्यु हो गई थी। उधार देने के बाद उसे वापस पाने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए बुढ़िया को लोग उधार नहीं देते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेजी हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरों खाता मैं चलता जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। ऐसा लेखक अपने मन में सोचते हैं। व्यक्ति के कदम को प्रश्न आता है कि व्यक्ति के कदम तेज कब हो जाते हैं? जब व्यक्ति के मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, उसकी समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या न करें, तो बेचैनी से उसका कदम तेज हो जाता है। लेखक क्या चाहता है? लेखक चाहता है कि शोक करने गम मनाने के लिए भी अवसर होना चाहिए, क्योंकि दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। सबको दुख मनाने का अधिकार नहीं होता है। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उस व्यक्ति के अधिकार और दर्जे का पता चलता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजा क्यों नहीं खरीद रहा था? तो खरबूजे बेचने वाली स्त्री का पुत्र उसी दिन मरा था और वह दुकान पर बैठने के बाद फपक कर अपनी आंचल से मुंह ढककर रो रही थी, इसलिए उससे कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक को अपने भीतर पीड़ा का अनुभव हुआ और वह उसके रोने का कारण जानने का उपाय सोचने लगा। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण सांप का काटना था। बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता था? बुढ़िया को कमाने वाला कमाऊ लड़का सांप काटने से मर गया था, इसलिए उस बिचारी को कोई उधार नहीं देता था। और आगे क्वेश्चन है जो लगभग 25-30 शब्दों में
लिखना है मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। मैंने बताया था अभी, मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। मनुष्य अपनी पोशाकों के अनुसार समाज के विभिन्न श्रेणियों में बंटे होते हैं। पोशाक के द्वारा समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित होता है। यह लोगों के बारे में जानने का रास्ता भी है। दूसरा क्वेश्चन है कि पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। जब हम समाज के निचले स्तर या श्रेणी के व्यक्तियों के अनुभूति को जानना चाहते हैं, तब पोशाकें हमारे लिए बंधन बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। लेखक की पोशाक समाज में बड़े स्तर को बताती है। उसे लगता है कि फुटपाथ के पास उसके समीप बैठने में उसकी पोशाक रुकावट बन रही है। इसी कारण वह स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। शहर के पास 1.5 बीघा जमीन था। उस 1.5 बीघा में जमीन में साग सब्जियों और फलों की खेती करके और उसको बाजार में फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। इसके लिए उसी से वह अपने परिवार का निर्वाह करता था। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चली आई। बुढ़िया के घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उसकी पुत्रवधू बुखार से तप रही थी। उसके पोते पोतियां भूख से चिल्ला रहे थे, बिलबिला रहे थे। बुढ़िया को यह देखा नहीं गया, इसलिए बुढ़िया लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन अपने माथे पर टोकरी लेकर खरबूजे बेचने के लिए चल पड़ी। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई। बुढ़िया अपने बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन खरबूजे बेचने बाजार गई थी। उसके पीछे उसकी गरीबी कारण थी और लेखक के पड़ोस में रहने वाली संभ्रांत महिला के दुख मनाने का अवसर को की याद आ गई, क्योंकि पैसा होने के कारण उसे दुख मनाने का अधिकार था और गरीब होने के कारण बुढ़िया को दुख मनाने के अधिकार नहीं थे। उस संभ्रांत महिला की देख रेख में 2 डॉक्टर लगे हुए थे। वह 6 महीना तक संभ्रांत महिला अपने बिस्तर से नहीं उठी थी, परंतु बुढ़िया बेचारी को चैन कहाँ था। वह तो उसके पोते पोतियाँ भूख से चिल्ला रहे थे, बिलबिला रहे थे। इसलिए भूख की क्षुधा की शांति के लिए वह खरबूजे बेचने के लिए चली जाती है। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वह 50-60 शब्दों में देना है। ध्यान से सुने। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई घृणा से थूकते थे, कोई उसे बेहाया कहते थे, कोई व्यक्ति कहते थे उसके लड़के की मृत्यु का दोष उसी को नियत पर को दे रहे थे। एक व्यक्ति कह रहा था कि ऐसे लोगों के लिए नाता रिश्ता का कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल पैसे का ही ध्यान है। परचून की दुकान का लाला समाज के दूसरों लोगों का ध्यान रखने की बात कह रहा था। घर में सूतक होने के बाद भी खरबूजे बेचने चली आई। उसका धर्म कर्म से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया के कमाऊ 23 साल का लड़का था। वह सांप काटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। वह शहर के पास 1.5 बीघे जमीन में साग सब्जियों के फलों की खेती करता था और फलों को ले जाकर बाजार में बेचता था।
उसी से अपने परिवार का भरण पोषण होता था। इसीलिए बुढ़िया के बहू बुखार से तप रही है और पोते पोतियाँ भूख से बिलबिला रहे थे। उसी को देखते हुए बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए टोकरी लेकर बाजार में आ गई और आंचल से अपने मुंह को ढककर फपक फपक कर रो रही थी। लड़के को बचाने के लिए क्वेश्चन है कि लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किया। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने झाड़ फूंक करवाया, ओझा को बुलवाई, सांपों के प्रतीक नाग देवता की पूजा की, वैद्य को बुलाकर चिकित्सा करवाई, दान दक्षिणा भी लोगों को दिया और जिसके चलते उसके घर के सारे सामान बिक गए, समाप्त हो गए। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा अपने पड़ोस में रहने वाली महिला के दुख को देखकर लगाया। पड़ोस में अपने पुत्र की मृत्यु से एक महिला बीमार हो गई थी, इतनी दुखी हुई। वह धनी और संभ्रांत घर की महिला थी। पुत्र के वियोग में वह स्त्री 2.5 मास तक बीमार रही। उसे बार बार मूर्छा यानी बेहोशी हो जाती थी, आ जाती थी। धन के बल पर 2-2 डॉक्टर उसके पास रहते थे। इस तरह से वह माँ के हृदय को समझ पाया। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों, अमीर हो या गरीब हो, दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। इस कहानी में गरीब बुढ़िया भी उतनी ही दुखी है जितना लेखक के पड़ोस में रहने वाली धनी माँ थी। धन के कारण पड़ोस की संभ्रांत महिला को अपना दुख बनाने का पूरा अवसर मौका मिला। उसे दुख में डूबे रहने से किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता था और गरीब बुढ़िया अपने अपार दुख के कारण ही मुंह ढांपे फपक फपक कर रो रही थी। लेकिन छोटे छोटे बच्चे भूखे तड़प रहे थे, इसलिए उसके भूख मिटाने के लिए बाजार में खरबूजे बेचने के लिए मजबूरी में आ गई। समाज के ऊंच नीच ने उसे दुख को मनाने का भी अधिकार नहीं दिया था। इस प्रकार यह शीर्षक पूरी तरह सार्थक है। बच्चों, आशय स्पष्ट किया जाता है। आशय स्पष्ट करें। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग की महिमा को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में ये हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। ध्यान दें, पतंग डोर से बंधी होती है और डोर के हिसाब से उसे नियंत्रित किया जाता है। जब डोर से पतंग अलग हो जाती है तब वह हवा के झोंके के सहारे तैरती हुई उड़ती है। डोर के अलग हो जाने के बाद भी वह हवा के कारण अचानक ही धरती पर नहीं आती। समाज में व्यक्ति अपने परिवार और आर्थिक स्तर की डोर से बंधा होता है। वह उन्हीं से नियंत्रित होता है। जब अपनी पढ़ाई लिखाई और संवेदना के विकास के साथ व्यक्ति इन डोरों से अलग हो जाता है, फिर भी समाज की हवा यानी पोशाक आदि बाहरी प्रभावों के कारण वह तत्काल आम आदमी या गरीब आदमी से जुड़ नहीं पाता। लेखक भी झुककर यानी हर तरह से गरीब वर्ग के साथ मिलना जुलना चाहता है, लेकिन उसकी पोशाक इस विचार और व्यवहार में बाधक बन जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, इनके लिए बेटे बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब कुछ रोटी का टुकड़ा है। इसका आशय है, कहने का प्रयोजन है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है सो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। समाज में जीने के लिए वह कुछ नियम कानून परंपरा को अपनाता है।
इनको अपनाकर ही सामाजिक कहलाता है। समाज ने प्राकृतिक जरूरतों से ज़्यादा महत्व अपनी परंपराओं को दिया है। इस पंक्ति से यह आशय है कि कुछ व्यक्ति अपने भूख मिटाने के लिए, धन बटोरने के लिए रिश्ते, धर्म, ईमान जैसी बातों को ताक पर रख देते हैं, अर्थात उन पर ध्यान नहीं देते। सुख करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने के भी अधिकार होते हैं। अभिप्राय है, कहानी के संदर्भ में इस वाक्य का आशय बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण है। लेखक के अनुसार हर व्यक्ति को सुख और दुख मनाने का अधिकार है। हमारे समाज में धनी व्यक्ति को सुख मनाने का अवसर है और दुख मनाने का भी है, परंतु गरीब व्यक्ति अपनी भूख से लड़ता रहता है, उसे दुख मनाने का भी अवसर उसके पास नहीं होता। लेखक का मानवीय विचार है कि उन्हें भी दुख मनाने का अवसर होना चाहिए। बच्चों, आप इस तरह से प्रश्नोत्तर को याद करेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। अब अगले क्लास में दूसरे लेसन का प्रश्नोत्तर मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।